च्यवनप्राश जिसे कि सिर्फ हम ठंडी में खाना चाहते हैं और आजकल च्यवनप्राश खाने का सिर्फ फैशन बन गया है सोशल मीडिया की वजह से। इसी च्यवनप्राश के बारे में प्रॉपर रिसर्च पेपर और एनिमल स्टडीज के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप भी च्यवनप्राश खाते हो या च्यवनप्राश खाना पसंद करते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। मैं डॉक्टर शुभम डवड़े शुभ पुष्प हेल्थ का को फाउंडर सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले च्यवनप्राश। च्यवनप्राश दो वर्ड से बना है, एक है च्यवन, एक है प्राश। मतलब च्यवन ऋषि ने जिसे खाया था उसे कहते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश सबसे पहले बनाया गया था अश्विनी कुमारों द्वारा। आपके स्क्रीन के ऊपर अश्विनी कुमारों की तस्वीर दिख रही होगी, वही है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों को हम देवों के वैद्य तथा यज्ञवाह मतलब यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं उस आहुति को देवों तक पहुंचाने का काम अश्विनी कुमार द्वारा किया जाता था। अश्विनी कुमार द्वारा की गई कुछ चिकित्सा आयुर्वेद के ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंद्र, इनके जब वृषण खराब हो गए थे तब उनके वृषणों की जो पहली सर्जरी थी वो अश्विनी कुमार द्वारा की गई थी। ऐसी अश्विनी कुमारों ने जब च्यवन ऋषि बुढ़ापे से ग्रस्त हो गए थे और उनका विवाह एक तरुण स्त्री के साथ हुआ था तो उनको यौवनावस्था प्राप्त करने के लिए च्यवनप्राश बनाया गया था। इसी च्यवनप्राश के बारे में डिटेल में इस वीडियो में देखते हैं। च्यवनप्राश बनाने की जो विधि है वो सबसे पहले हमें चरक संहिता में रसायन पाद अध्याय में देखने को मिलती है। चरकाचार्य जी ने च्यवनप्राश में कितने आंवले लेने चाहिए, कितने द्रव्यों का काढ़ा बनाना चाहिए, आंवलों को कितने देर तक भूंजना चाहिए, च्यवनप्राश के अंदर कितने मात्रा में प्रक्षेप द्रव्य डालने चाहिए, कौन कौन से प्रक्षेप द्रव्य डालने चाहिए, उनके खाने की विधि, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। चरक संहिता में जो च्यवनप्राश बताया गया है वहां पे आंवलों को भूनने के लिए सम मात्रा में तिल तेल तथा सम मात्रा में गोघृत इसका इस्तेमाल करने को कहा गया था। पर ये पैलेटेबल नहीं हो सकता क्योंकि तिल तेल बड़ी मुश्किल से हम खा सकते हैं। तो आज के जो भी च्यवनप्राश आपको मार्केट में मिलते हैं जहाँ पे सिर्फ घी में आंवलों को भुना जाता है उनका रेफरेंस शारंगधर संहिता है, क्योंकि शारंगधर संहिता में ही आंवलों को भूनने के लिए तिल तेल को नहीं बताया गया है, उसकी जगह पे सिर्फ गोघृत बताया गया है। च्यवनप्राश एक रसायन के तौर पे चरक संहिता में बताया गया था। जब हम रसायन की बात करते हैं तो न्यू सेल फॉर्मेशन है जिसे हम मॉडर्न साइंस में सेल रिजुविनेशन कहते हैं या न्यू सेल फॉर्मेशन कहते हैं वो। तो इस तरीके से जब हम च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो हमें रसायन के बेनिफिट्स मिलते हैं। पर यहाँ पे एक मजे की बात आती है, च्यवनप्राश जैसे हम आजकल खाते हैं कि रात को सोने से पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद में, उस तरह से खाने के लिए च्यवनप्राश नहीं बनाया गया था। च्यवनप्राश एक कुटी प्रवासिक रसायन है। चलिए जानते हैं कि कुटी प्रवासिक रसायन क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम रसायन की बात करते हैं तो उसके दो टाइप्स आते हैं, एक कुटी प्रवासिक और एक वातातपिक। कुटी प्रवासिक मतलब जब भी हम कोई रसायन खाना चाहते हैं उस वक्त में हमें त्रिगर्भा कुटी मतलब एक बड़ी कुटी, उसके अंदर छोटी कुटी और उसके अंदर सबसे छोटी कुटी, ये त्रिगर्भा कुटी बनाई जाती थी। अगर आपको च्यवनप्राश या किसी अन्य रसायन का सेवन करना है तो आपको सबसे अंदर वाली कुटी में जाके रहना पड़ता था। वहां पे आपको च्यवनप्राश या अन्य रसायनों का सेवन करना पड़ता था। रसायन सेवन काल पूरा होने के पश्चात आपको बीच वाली कुटी में आके कुछ समय के लिए रहना होता था और अंत में आपको सबसे बाहर वाली कुटी में कुछ समय के लिए आके रहना होता था। और तब जाके आपकी बॉडी उतनी कैपेबल हो सकती थी कि आप बाहर के नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर पाओ। क्योंकि रसायन के जब लाभ बताए जाते हैं तो वहां पे हर सेल नया बनना, हर मांसपेशियां नए बनना, ये लाभ बताए गए हैं। तो इस वजह से जो सुकुमार शरीर होता है, अगर हम एकदम से बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपोज करते हैं तो वहां पे हमें हजार्डस इफेक्ट देखने को मिल सकते थे। तो इस वजह से इतनी अच्छी रचना चरक संहिता में बताई गई थी। दूसरा रसायन आता है वातातपिक। वातातपिक, इसके वर्ड में लिखा है कि वात तथा आतप इनका सेवन करते हुए, मतलब आप नॉर्मल जीवन जीते हुए भी, नॉर्मल एनवायरनमेंट में जीते हुए भी इस रसायन का सेवन कर सकते हो। इन रसायनों का सेवन करते हुए आपको अत्यधिक मात्रा में पथ्य पत्यों का सेवन करने की जरूरत नहीं रहती है। तो इस वजह से जो भी सांसारिक पुरुष है वो भी इस रसायन का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं च्यवनप्राश के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। जब भी हम च्यवनप्राश के घटक द्रव्य या इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि च्यवनप्राश में सिर्फ आंवला डाला जाता है। कुछ कुछ बेवकूफ यूट्यूबर्स भी च्यवनप्राश बनाने की अजीब सी विधि बताते हैं कि हम उसके अंदर खजूर डाल देंगे, बनाना डाल देंगे, मनुके डाल देंगे या और भी घटिया चीजें डाल देंगे और थोड़ी सी मात्रा में आंवले डाल देंगे और आपका च्यवनप्राश बन गया मिक्सर में घुमा के।
ऐसा च्यवनप्राश नहीं बनाया जाता है। अगर आपको शास्त्रोक्त च्यवनप्राश बनाना है तो उसमें प्रोबेबली आंवले, घी, शहद, प्रक्षेप द्रव्य तथा 25 से 30 द्रव्यों का काढ़ा ये बनाया जाता है। और अगर हम सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं तो अराउंड 50 टू 60 इंग्रेडिएंट्स के आसपास वो बनते हैं। पुराने जमाने में जितने द्रव्य अवेलेबल थे वो आज अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे द्रव्य लुप्त हो गए हैं, जिस वजह से शास्त्रोक्त च्यवनप्राश बनाना आज के कंडीशन में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी हम जितने द्रव्य को ला सकते हैं उतने द्रव्यों को इकट्ठा करके आज के कंडीशन में हम च्यवनप्राश जरूर बनाते हैं। अभी हम ब्रीफ में जानते हैं कि च्यवनप्राश बनाने की विधि कैसी होती है। सबसे पहले आपको द्रव्यों का काढ़ा बनाना होता है। आयुर्वेद में काढ़ा बनाने के लिए जितने द्रव्य लिए हैं उससे 16 गुना पानी और उस पानी को 1/4 होने तक उबालना ये जरूरी होता है। उतना होने के बाद उस काढ़े को छान के इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है आंवलों को उबालने के लिए। आंवलों को उबालने के लिए कई बार जो घटक द्रव्य का हम काढ़ा बनाते हैं उसी के अंदर आंवले डाले जाते हैं ताकि उन घटक द्रव्यों के जो गुणधर्म है वो आंवला अपने अंदर ले पाए। या कई बार आंवलों को सेपरेट भी उबाला जाता है। आंवलों को उबालने के बाद उनके बीजों को अलग करने के बाद उनको कपड़े के ऊपर घिस के उनके रेशे अलग किए जाते हैं और उसके बाद उस आंवलों को बारीक करके अलग रखा जाता है। नेक्स्ट आता है आंवलों को भूंजना। आंवलों को भूंजने के लिए शुद्ध गोघृत लिया जाता है। उस गोघृत को गर्म करके उसके अंदर आंवले की जो पेस्ट बनी है उस पेस्ट को उसके अंदर भूनना होता है। भूंजते हुए आपको ध्यान रखना होता है कि आंवले अच्छे से भूंजे जाए ताकि च्यवनप्राश जल्दी खराब ना हो पाए। आंवलों को भूंजने के बाद उसके अंदर हमने जो काढ़ा बना के रखा था उस काढ़े को आंवले की पेस्ट के अंदर डाला जाता है, उसको फिर उबाला जाता है। जब आंवले की पेस्ट और काढ़ा अच्छे से उबाला जाता है उसी के दौरान उसके अंदर चाशनी बनाने के लिए शुगर या देसी खांड डाली जाती है। उसको तब तक उबाला जाता है जब तक कि वो अच्छे से गाढ़ा ना हो पाए। गाढ़ा हो जाने के बाद गैस को बंद करके उसको अलग रखा जाता है। अभी हम बात करते हैं शहद की। जब भी च्यवनप्राश में हम शहद डालते हैं तो च्यवनप्राश में कभी भी शहद गर्म अवस्था में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में मेंशन है कि शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। शहद को गर्म करने से उसके अंदर विष उत्पन्न होता है। तो इसी वजह से जब च्यवनप्राश स्वांग शीत या अपने आप शीत हो जाए या ठंडा हो जाए उसके बाद उसके अंदर शहद डाला जाता है और उसी के बाद उसके अंदर प्रक्षेप द्रव्य फॉर एग्जाम्पल इलायची, दालचीनी, जायफल, पिंपड़ी या अन्य चीजें डाली जाती है जो कि स्वाद को एनहांस करती है। अभी यहाँ पे आयुर्वेद की ये श्रेष्ठता है कि पुराने जमाने भी हमारे आचार्यों को पता था कि जो भी वोलेटाइल ऑयल्स वाले द्रव्य होते हैं अगर हम उन्हें गर्म अवस्था में डालते हैं तो उसके अंदर का ऑयल उड़ सकता है और जो एरोमा या जो सुगंध च्यवनप्राश का आता है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि च्यवनप्राश को कितना खाना चाहिए। जब भी हम चरक संहिता को पढ़ते हैं तो वहां पे च्यवनप्राश का कोई फिक्स डोज नहीं बताया गया है कि आपको 1 स्पून लेना चाहिए, 2 स्पून लेना चाहिए। च्यवनप्राश की क्वांटिटी को बताते हुए चरकाचार्य जी ने क्लियरली मेंशन किया है कि प्रातः काल में च्यवनप्राश उतनी मात्रा में खाना चाहिए जिससे आपका दोपहर का भोजन अफेक्ट ना हो। तो इतनी क्वांटिटी में आपको च्यवनप्राश खाना चाहिए। कई जगह पे जब हम रसायन सेवन कितना करना चाहिए देखते हैं तो कई जगह पे 48 ग्राम या 4 तोला इतना बताया गया है। तो आज के जमाने में अगर आप 48 ग्राम च्यवनप्राश या अन्य कोई रसायन खाओगे तो आपकी क्या हालत होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली देखते हैं कि आज के जमाने में हमें च्यवनप्राश 1 स्पून या 2 स्पून दूध के साथ खाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हमारे च्यवनप्राश के बारे में जिसके अंदर हमने सुवर्ण भस्म तथा रस सिंदूर भी डाला है जो A2 काऊ घी और हिमालयन प्योर हनी के साथ बनाया हुआ है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि हमारे च्यवनप्राश के साथ जो शीशम का स्पून आता है उस स्पून से सिर्फ 3/4 स्पून आपको लेना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा च्यवनप्राश लेते हो तो आपको च्यवनप्राश के खाने के बाद अपचन हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोटेंट है। अब बात करते हैं रिसर्च पेपर्स के बारे में। जब तक कि आप किसी रिसर्च को प्रूव नहीं करते हो तब तक आप दुनिया को ये बता नहीं सकते हो कि हम बेस्ट क्यों हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ रिसर्च पेपर के टाइटल्स देखने को मिल रहे हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। साथ ही साथ हमने रिसर्च पेपर्स के डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उस लिंक को क्लिक करके भी डिटेल में रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं एनिमल स्टडीज के बारे में। जब तक कि आप किसी भी द्रव्य या औषधि द्रव्य की एनिमल स्टडीज कंडक्ट नहीं करते हो तब तक आप उसके टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में नहीं बता सकते हो। इसी वजह से च्यवनप्राश के बारे में कुछ एनिमल स्टडीज आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, आप वीडियो को पॉज करके उसे अच्छे से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ एनिमल स्टडीज की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे,
आप वहां पे क्लिक करके डिटेल में एनिमल स्टडीज पढ़ सकते हो। लास्ट आता है कि मार्केट में सबसे अच्छा च्यवनप्राश कौन सा है। देखिए, बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। आपको मार्केट में जो भी च्यवनप्राश मिल रहा है, आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हो। उसके अंदर कम से कम 50 के ऊपर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। उसके अंदर कौन सी शुगर डाली है, क्या वो ब्राउन शुगर है, क्या वो व्हाइट शुगर है, क्या वो गुड़ है, ये देख के आप डिसीजन ले सकते हो। च्यवनप्राश को कौन से कंटेनर में स्टोर किया गया है, क्या वो थर्ड क्लास प्लास्टिक की बोतल है, क्या वो पेट बोतल है, या वो बेस्ट क्वालिटी के कांच की बोतल है। साथ ही साथ च्यवनप्राश के अंदर कौन सा घी डाला गया है, क्या वो भैंस का घी है, या वो A1 काऊ घी है, या वो A2 काऊ घी है। इसके ऊपर भी आप च्यवनप्राश को जज कर सकते हो। और लास्ट आता है च्यवनप्राश में कौन सा हनी डाला गया है, क्या वो मिक्स किया हुआ जस्ट कॉर्न साइरप वाला हनी है, या वो अच्छी क्वालिटी का हनी है। इसके ऊपर भी आप च्यवनप्राश की क्वालिटी को जज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी च्यवनप्राश की रिगार्डिंग कोई डाउट है, या आपको हमारा च्यवनप्राश परचेस करना है, तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क जरूर कर सकते हो। हम आपकी उचित सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे ही अमेजिंग रिसर्च बेस्ड वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद।